एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए है, लेसन 2 पार्ट 1। जो लेसन 2 था दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहां से देख सकते हैं। पार्ट 2 आज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आज जो है मुझे आपको डिजीजेस के बारे में बताना है। सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ डिजीजेस जो अलग अलग वे में फैलती हैं और उनके बेसिस पे जो उनका नाम रखा गया है, लाइक एयरबॉर्न डिजीजेस। तो एयरबॉर्न डिजीजेस हम उनको कहते हैं जो हवा के थ्रू फैलती है ना। इसका बहुत लेटेस्ट में आजकल एग्जांपल चला हुआ है जो आपका कोरोना वगैरह है ना, कोरोना वायरस है, या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस जो सर्दी वगैरह हो जाती है आपको। इस तरह के जो वायरस है या इस तरह के जो बीमारियां हैं वो हवा से फैलती हैं। तो वो सारी बीमारियां जो हवा से फैलती हैं उनको हम एयरबॉर्न डिजीजेस कहते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज वाटरबॉर्न डिजीजेस। तो वाटरबॉर्न डिजीजेस सेम, जो बीमारियां हमें कॉन्टेमिनेटेड वाटर से फैलती हैं। सिंपल प्योर वाटर से कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है। बीमारी जब भी होगी तब पक्का जो वाटर है आपका वो पक्का कॉन्टेमिनेटेड होगा, पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस उसमें होगा, तभी जो है आपको उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस की वजह से जो डिजीज होती होगी वो होगा। सो ऐसी बीमारियों को जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर की वजह से होती है, लाइक टाइफाइड वगैरह, उन्हें हम वाटरबॉर्न डिजीज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कुछ जो है बीमारियों के आपके नाम लिखे हुए हैं, उनको बताया है कि जो है वो किसके थ्रू होते हैं, बैक्टीरिया वायरस के थ्रू, और वो उनका जो कांटेक्ट है, मतलब फैलने का जो वे है वो कौन सा है रास्ता। सो जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है वो आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, हवा से फैलता है। ठीक है। जो नॉर्मली जो खांसी वगैरह होती है, इसे कहा जाता है हमेशा जब भी आप खांसी या स्नीज कीजिए हमेशा जो एक हैंकी अपने पास रखा कीजिए। ठीक है। उससे क्या होगा कि इन केस अगर आपके स्नीजिंग या कफिंग में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस है तो वो उस हैंकी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। आसपास फैलेगा नहीं, और ऐसे लोगों से दूर भी रहना चाहिए जो खांसते। आजकल तो एकदम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही करके रखना है। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज मीजल्स। मीजल्स जिसे आप लोग नॉर्मल कॉमन भाषा में माता भी कहते हैं कि माता निकल आई इस तरह के, तो उसे मीजल्स कहते हैं। तो वो जो है एक वायरस की वजह से होता है, हवा से फैलता है अगेन वो भी। उसके बाद चिकन पॉक्स, ये भी वायरस है, ये हवा या कांटेक्ट से फैलता है, किसी के छूने से भी फैलता है, प्लस एयर से भी जो है ये फैलता है। उसके बाद पोलियो वायरस, ये भी एयर और कांटेक्ट से फैलता है। नेक्स्ट इज टाइफाइड, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये जो है कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर की वजह से आपको फैलता है। अगर आपने गंदा खाना वगैरह खाया, इसलिए कहा जाता है कि खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए और हमेशा जो है साफ पानी से ही खाना बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि नॉर्मल जो नलका का पानी भी अगर आप यूज कर रहे हैं, वैसे तो आरओ वगैरह के वाटर में ही खाना भी बनाना चाहिए, बट अगर वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो जो नॉर्मल वाटर है उसको एक बार बॉईल करके यूज करना चाहिए, ताकि उसमें सारे बैक्टीरियाज वगैरह जो भी प्रेजेंट है, पैथोजेंस, वो मर जाए। उसके बाद द नेक्स्ट इज मलेरिया। तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और ये जो है मॉस्किटो बाइट से फैलता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मच्छर के काटने से जो है वो मलेरिया होता है। तो इसीलिए जो है मच्छरों वगैरह से भी बचने के बहुत सारे उपाय होते हैं, वो करने चाहिए। लाइक पानी, आजकल बारिश का बहुत मौसम चला हुआ है, तो आसपास देखिए कि कोई ऐसी चीज ना है जहाँ पे पानी जो है वो स्टे करे, उसकी वजह से जो है मच्छर फैलते हैं, है ना। या एक फिश आती है दैट इज गैम्बूजिया फिश। ठीक है। वो जो है उसे जो है पॉन्ड वगैरह में जो है वो छोड़ दिया जाता है, बिकॉज वो जो है मॉस्किटो का जो लावा होता है, लार्वा पे ही वो डिपेंड करती है, वो उसे खाती है, तो इस वजह से जो है मॉस्किटोज फैलते नहीं है अगर गैम्बूजिया फिश अगर पॉन्ड में जो है इंड्यूस कर दिया जाता है तो। ओके। द नेक्स्ट इज प्लांट डिजीजेस। तो प्लांट में भी बहुत तरह की डिजीज होती हैं जो डिफरेंट बैक्टीरियाज वायरसेस वगैरह की वजह से होती है। जिस तरह से हमारे अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया वायरसेस बीमारियां कॉज करते हैं, उस तरह कुछ वायरस, बैक्टीरियाज, पैथोजेंस कुछ ऐसे भी हैं जो प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट जो है बीमारियां कॉज कर देते हैं। ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, हवा से फैलता है, तो ये बेसिकली सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में जो है हो जाता है। द नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट, ये एक फंगाई की वजह से फैलता है, एयर या सीड के थ्रू फैलता है। उसके बाद है येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ये वायरस की वजह से होता है, ये जो है इंसेक्ट की वजह से फैलता है। सो द नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। तो बेसिकली जो हम कॉन्टेमिनेटेड फूड कंज्यूम कर लेते हैं जिनमें कुछ टॉक्सिक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से जो है हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं, जब प्रोलॉन्ग आप बहुत ज्यादा टाइम के लिए कोई फूड को रख दो तो उसमें जो है बैक्टीरिया वायरसेस ग्रो करके जो है उस फूड की क्वालिटी, न्यूट्रिएंट्स को जो है वो टॉक्सिक वगैरह में चेंज कर देते हैं। तो ऐसे फूड को जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बेसिकली इसके सिम्टम्स वगैरह है कि आपको पेट में दर्द वगैरह शुरू हो जाता है या वॉमिटिंग वगैरह होती है। अगर
बहुत ज्यादा हाई मतलब अमाउंट में जो है वो पॉइजन अगर टॉक्सिन अगर आपके बॉडी में चला गया है तो इन सिवियर केसेस जो है आपकी डेथ भी हो सकती है। देखो मैं लिखा है फूड कॉन्टेमिनेटेड विथ पैथोजेंस और टॉक्सिन्स। पैथोजेंस मैंने बताया था डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को ही हम पैथोजेंस कहते हैं। तो वो पैथोजेंस ही जो है वो फूड को टॉक्सिक सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं, या ऑलरेडी जो है उन्होंने उसको टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज कर रखा है। तो उस तरह के फूड को अगर आप कंज्यूम करोगे तो इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग होता है। इसीलिए जो है ऑलवेज एंड ऑलवेज जब भी आप कोई रेडीमेड फूड आइटम खरीदें, पैकेट वाला भी, ठीक है, तो उसका जो है हमेशा आपको एक्सपायरी डेट पढ़ना चाहिए कि वो उस पर लिखा होता है बेस्ट बिफोर 3 months 2 months, और कब उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, कब उसका एक्सपायरी डेट हुआ है, इसको पढ़ के ही जो है आपको फूड कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, वो इसलिए लिखा जाता है ताकि अगर उस डेट के बाद अगर आपके पास वो आ रहा है, आपने खरीदा है, तो आप उसे कंज्यूम ना करें, बिकॉज वो जो है आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इट मे बी हार्मफुल। उसके अंदर हो सकता है कि एक टाइम जो भी प्रिजर्वेटिव वगैरह उसमें डाला जाता है कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस डाले जाते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया वायरसेस का ग्रोथ ना करे, बट उसकी भी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद जो है वो बैक्टीरिया वायरसेस ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी नहीं भी करते हैं, बट रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी चीजों को नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट पढ़ के ही किसी भी फूड आइटम को कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन। अब देखो फूड प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मेथड्स है, घर में भी प्लस इंडस्ट्रीज वगैरह में भी इतने सारे फूड बनते हैं। आप लोग देखते हो ना कि वो 3 month उस पर लिखा रहता है, मैक्सिमम 3 month 6 month भी कोई फूड चलता है, बेस्ट बिफोर 6 months ऑफ मैन्युफैक्चर्ड, है ना। तो वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने किस तरह से वो फूड कंजर्व रहता है। सिंपली अगर वो कोई भी फ्रूट केक है या कुछ भी लेज चिप्स वगैरह वो बना के डाल देते हैं, है ना, तो वो बिल्कुल सिंपली ऐसे आपको पैक करके वो देंगे सिंपल वे में, तो वो डेफिनेटली खराब हो जाएगा आप तक पहुंचते पहुंचते। वो कब बना है, कब आएगा, है ना, वहां से जो है वो डीलर के पास जाएगा, डीलर शॉप पे जाएगा, शॉप से आप खरीदोगे, तो उसमें टाइम लग जाता है। इसलिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह वो यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में। एंड कुछ प्रिजर्वेटिव्स हम घर वगैरह में भी जो है वो यूज करते हैं कुछ कॉमन मेथड्स के थ्रू, ताकि जो है हम अपने फूड की जो लाइफ है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, उसको खराब होने से थोड़ा सा हम रोक लें। ठीक है, तो देखो किस तरह से यूज होता है। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है प्रिजर्वेशन का, ये फूड इंडस्ट्री का आजकल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। फूड इंडस्ट्री कितना भी अच्छा खाना बनाएगा, उसे प्रिजर्व नहीं करेगी तो हो सकता है कस्टमर तक जाते जाते उसका जो है फूड वो खराब हो जाए, तो जो है उसकी मार्केटिंग खराब हो जाएगी। सो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, केमिकल्स आते हैं जो बैक्टीरियाज वगैरह की या जो पैथोजेंस की ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से जो है वो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते हैं हमारे फूड पे, तो वो जो है उसको खराब नहीं कर पाते। जो हमारा फूड खराब होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की वजह से ही खराब होता है। ठीक है, अब ये जो केमिकल्स होते हैं वैसे तो ये हार्मफुल नहीं होते हैं ह्यूमंस के, बट स्टिल इस तरह के फूड को ज्यादा नहीं खाना चाहिए बिकॉज केमिकल्स है ना। तो अगर हाई अमाउंट में आप लेंगे, ज्यादा उसको आप यूज करेंगे उस तरह की चीजों को, तो जो है उसका कोई ना कोई डिफेक्ट तो हो ही सकता है आपकी बॉडी में। सो उतना नहीं ही खाना चाहिए, बट स्टिल इट इज मतलब हार्मफुल नहीं होता है वो। तो देखो सबसे पहला केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड बेसिकली इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है। तो किस तरह के केमिकल्स यूज होते हैं, तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट या सोडियम बेंजोएट, इस तरह के कुछ केमिकल्स हैं जो फूड वगैरह में डाला जाता है, आपका जो भी फूड होता है, ताकि उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाए, केमिकल वो बैक्टीरियाज वगैरह का ग्रोथ जो है वो ना हो आपके फूड पर, आपका फूड खराब ना हो। उसके बाद आता है यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट, हम घर वगैरह में भी करते हैं, जो पिकल्स अचार वगैरह बनाते हैं, या फिर जो आपने देखा होगा जो बहुत लोग करते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, वेजिटेरियन, बट चिकन वगैरह जब आता है कट के तो उसको नमक डाल के उसकी सॉल्टिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है उसमें से। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी उससे रुक जाती है, बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है, और जिस वजह से जो है वो मीट थोड़ा सा टाइम के लिए आप उसे रख सकते हो, कि मतलब थोड़ा टाइम इन द सेंस कि सुबह से शाम तक या 1 दिन तक, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते उसे, बट स्टिल उतना तो वो देता है टाइम कि उतना देर आपका मीट खराब ना हो। वरना क्या होता है, चिकन आया आते उसको बना के धोना, मतलब वो कट के आया तो उसको जस्ट धो के बनाना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा टाइम अगर आप सॉल्टिंग वगैरह करोगे, तो आप अचार वगैरह में भी हम सॉल्टिंग करते हैं ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, उसके बाद प्रिजर्वेशन बाय शुगर, तो जैम जेली वगैरह होता है, इसको भी जो है हम उसमें शुगर डालते हैं प्रिजर्व करने के लिए। शुगर से क्या होता है, एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है, प्लस ये भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकता है, जिसकी वजह से जो आपका फूड है उसका थोड़ा सा टाइम जो है वो लाइफ, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगेन योर प्रिजर्वेशन बाय ऑयल या विनेगर। ऑयल या विनेगर आपने देखा होगा अचार वगैरह में जो है बहुत ज्यादा तेल डाला जाता है, ऊपर से पूरा तेल डाला जाता है, विनेगर डाला जाता है, ताकि उसका अचार का जो है आपका एयर के साथ कॉन्टैक्ट ना हो, और हमेशा जो है याद
मतलब आपको बताया जाता है कि हमेशा जो है अचार को सूखे हाथों से हैंड वॉश करके अच्छे से सूखे हाथों से छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप हैंड वॉश वगैरह नहीं करोगे तो हो सकता है आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया जर्म्स हो जो उस अचार में जा सकते हैं। प्लस स्पून वगैरह से निकालो, बहुत बेटर है उसको पोंछ के, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होगा। अगर गीले हाथों से या फिर जो है गीले चम्मच से अगर आप उसे निकालोगे तो वो वाटर उसके अंदर चला जाएगा, तो अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए जो है हमेशा एकदम साफ सुथरे हाथों से और सूखे हाथों से जो अचार को निकालना चाहिए और उसमें ऑयल या विनेगर डाल के हम उसे प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक मेथड है पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन जो है बेसिकली वो डेयरी फार्म वगैरह में किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? तो ये एक प्रोसेस है जैसे मिल्क वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मिल्क को जो है बहुत ज्यादा अचानक हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जिससे हाई टेम्परेचर के सारे बैक्टीरिया जो है उसमें से मर जाते हैं। उसके बाद उसको अचानक से लो टेम्परेचर पे कूल कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना फूड की क्वालिटी, मिल्क की जो क्वालिटी है, उसका टेस्ट है वो खराब नहीं होता, वो वैसे के वैसे मेंटेन रहता है। इससे लेकिन उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जो दूध आप देखते हो ना, कभी कभी गर्मियों के मौसम में बहुत जल्दी दूध फट जाता है ना, लेकिन जो आता है डेयरी से मिल्क, उसको जो है वहां से भेजना है उसे, है ना। अब आपके तक पहुंचते पहुंचते वो लोग जो है कम से कम 2 बजे रात में ही निकाल देते हैं दूध, है ना। जहां जहां सप्लाई करना होता है वो पहुंचते पहुंचते आपके एरिया में उसको जो है 5-6 बज जाता है सुबह का। आप जो है सोते जागते हैं, आपको कभी थोड़े लेजी हो तो आप 8 बजे दूध लेने जाते हो, कभी कभी हम 12 बजे भी पहुंच जाते हैं दूध लेने के लिए, है ना। तो जो है वो पास्चराइजेशन की वजह से जो है वो दूध उतने ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व रहता है, प्लस उसे फ्रिज में रखा जाता है, क्योंकि लो टेम्परेचर्स पे अगेन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए उसको हमेशा फ्रिज में ही वो लोग स्टोर करके रखते हैं। और जब आपको चाहिए तो फिर आपको लाते देखते हो ना कि लाते ही बोला गर्म करना पड़ता है, अगर उसको रख दो तो फिर वो फट जाएगा, है ना। क्योंकि एट रूम टेम्परेचर या फिर गर्मी का ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, आप देखते हो ना इस टेम्परेचर पे ठंडियों में जब दही जमानी होती है तो 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं ना। वही दही गर्मियों में रात में डालो 10 बजे के आसपास, उसमें जो है हल्का सा वो डालो, जोरन दही डालो थोड़ा सा, और सुबह तक वो एकदम अच्छा खासा जम जाता है। अगर सुबह उसको नहीं खाया तो 10-11 बजे के बाद तो वो खाने लायक भी नहीं बचता, बहुत खट्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत फास्ट ग्रो करते हैं इस टेम्परेचर पे। ठीक है, इसीलिए जो है बहुत सारी चीजें हम जो है दूध दिन में 3-4 बार गर्म करते हैं, या उसको फ्रिज में रख देते हैं खाना बनाने के बाद, है ना, ताकि वो शाम तक चले। या दूध को भी फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज वगैरह में भी जो है वो कम टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो इस तरह के कुछ प्रिजर्वेटिव मेथड्स हैं जो घर में हम यूज करते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। तो बेसिकली बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह में जो होता है, फूड इंडस्ट्रीज में जो है वो आपने देखा होगा कि जब वो आता है आपके पास फूड पैक होके, तो वो एयर टाइट कंटेनर में पैक होता है, एयर टाइट प्लास्टिक्स में, या फिर जो भी उसका कंटेनर होता है प्लास्टिक का या फिर पॉलिथीन का या फिर जो है वो टिन वगैरह का, वो एयर टाइट होता है। मतलब उसके अंदर हवा नहीं होता है, पूरा हवा निकाल के उसको जो है वो पैक किया जाता है, ताकि क्योंकि एयर के कॉन्टैक्ट में भी जो है प्रेजेंस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। अगर एयर ना हो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते हैं। इस वजह से सारा का सारा एयर मतलब ऑक्सीजन उसमें से निकाल लिया जाता है। प्लस जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स आते हैं उनमें नाइट्रोजन वगैरह जो है वो फ्लफ कर दिया जाता है, बिकॉज नाइट्रोजन से अगेन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते हैं। सो ऑक्सीजन निकाल के, एयर निकाल के उसमें नाइट्रोजन जो है वो डाल दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस, जिसकी वजह से जो है वो हमारा फूड जो है वो थोड़े ज्यादा टाइम के लिए सेफ रहता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है तो लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। तो अभी तक आप लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। तो वाटर साइकिल के बारे में क्या पढ़ा था कि एक सोर्स से वाटर जो है लाइक समुद्र वगैरह से या फिर नदी वगैरह से, मतलब सरफेस से जो है वाटर इवेपोरेट करके ऊपर जाता है, क्लाउड बनाता है, फिर बारिश की फॉर्म में नीचे आता है, फिर अपने सोर्स में मिल जाता है। दिस इज अ साइकिल गोज ऑन। तो वही साइकिल जो है आप नाइट्रोजन के साथ भी खेलेंगे। अब आप लोग बड़े हो गए हो, कब तक एक ही साइकिल चलाओगे, दूसरी साइकिल चलाओ। 9th क्लास में जाओगे तो 2-3 और साइकिल चलाने को मिलेगा, जैसे ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल। ठीक है, सो आज हम नाइट्रोजन साइकिल चलाना सीखते हैं। तो बहुत ईजी है नाइट्रोजन साइकिल, मैंने हल्का सा आपको शायद बताया भी था आपके एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में। सो लेग्यूम्स और नॉन लेग्यूम्स पढ़ाया था मैंने, याद करो आप लोग। नहीं याद है तो एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर जो है आप लोग देख लो, वहां पे आपको होगा। सो दिस इज अ छोटा सा प्लांट आपका। ठीक है, कोई भी प्लांट, सारे प्लांट्स को जो है वो देखो ग्रोथ के लिए जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रोथ के लिए जो है वो प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, अब नाइट्रोजन तो हवा में 78% है N2 की फॉर्म में, है ना। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है। कहने का मतलब है अब आपको लगी है भूख। ठीक है, अब आपको भूख लगी है और घर में पड़ा है पैसा, तो आप खा लोगे?
नहीं ना। क्या करोगे, उस पैसे का पहले आप फूड लोगे, उसके बाद ही खाओगे, ठीक है, पैसा तो खाओगे नहीं। तो उसी तरह से दिस इज अ पैसा, मतलब बहुत सारा नाइट्रोजन जो है आसपास पड़ा है, बट उस फॉर्म में नहीं अवेलेबल है जिस फॉर्म में प्लांट्स को चाहिए। प्लांट्स को नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स मतलब ऑक्सीजन के कंबाइंड फॉर्म में जो है, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है उस फॉर्म में जो है वो प्लांट्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसके लिए अगेन बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरियाज हैं या फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज वगैरह हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, या तो वो लेग्यूम क्रॉप्स की रूट में होते हैं या फिर फ्री लिविंग ऐसे ही जो है वो सॉइल में रहते हैं, ठीक है, और टाइम पास के लिए जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस नाइट्रोजन को जो है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स आ गया प्लांट्स को, तो फिर रूट्स जो है उस नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है। और यही जो है आगे चल के प्रोटीन वगैरह जो है नाइट्रोजन से ही बनता है, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह। अब इसको जो है किसी ने खाया, ठीक है, मान लो मैंने ही खा लिया, ठीक है। अब वो जो नाइट्रोजन है वो मेरे अंदर चला गया, वो प्लांट्स की लीव्स वगैरह में भी, या फिर मान लो प्लांट्स जो है वो झड़ गए, या फिर जो है मैं मर गई, या फिर जो रोज का नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी से निकलता है वो सब, ठीक है। देखो कहने का मतलब है कि 78% हवा में जो नाइट्रोजन है वो अगर प्लांट्स सिर्फ लेते रहेंगे सॉइल में, तो हवा का तो नाइट्रोजन गायब हो जाना चाहिए ना, सारा तुमने ले लिया, खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या होता है, लेकिन हमेशा जो है लगभग 78% के आसपास, अलग अलग एरिया का, लेकिन लगभग जो एवरेज 78% के आसपास जो नाइट्रोजन अभी भी है। कैसे है, मतलब कि क्या होता है, मतलब कि जब ये नाइट्रोजन इसमें चेंज हो गया तो फिर हवा में भी ये जाता है, ठीक है, तभी फिर वो चेंज होता रहता है। वरना तो सारा का सारा नाइट्रोजन आप यूज कर लोगे तो फिर तो बात ही खत्म है ना। नाइट्रोजन एक दिन खत्म हो जाना चाहिए था, अभी तक तो अब खत्म भी हो जाना चाहिए था, है ना। और उसके बाद जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ भी रुक जाती, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए हर चीज की साइकिल चलती रहती है नेचर में। साइकिल के फॉर्म में जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है अलग अलग जगह पे चीजें यूज होती हैं, प्लस वो रिप्लेनिश भी होती रहती हैं, है ना। तो अब जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो ह्यूमन या प्लांट्स वगैरह से, एनिमल्स वगैरह से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, या जो प्लांट्स वगैरह जो लीव्स वगैरह झड़ के गिर गए, है ना, अब वो फिर से सॉइल में आ गए अमोनिया के फॉर्म में, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स वगैरह के फॉर्म में। तो कुछ बैक्टीरिया सॉइल में ऐसे होते हैं जो उसे फिर से नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया वगैरह से फिर से नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा कुछ और बैक्टीरियाज भी होते हैं, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, जो फिर से इस नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स को जो है वो N2 में चेंज कर दे, ठीक है, नाइट्रोजन हवा में जो है वो रिलीज कर दे। दिस इज अ साइकिल। कुछ बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिन्होंने नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स में N2 को चेंज किया, प्लांट्स ने यूज किया, सारा मतलब वो फूड चेन में गया, सबका काम हो गया, और फिर वो सारे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो है नाइट्रोजनस वेस्ट निकला, वो सॉइल में गया, उसको फिर से नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया गया। अगेन कुछ डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं जिन्होंने उस नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स को फिर से N2 की फॉर्म में भेज दिया, रिप्लेनिश कर दिया, है ना, हमारे काम में भी आ गया, फिर से हमने उसे जो है हवा में रिप्लेनिश भी कर दिया। तो कुछ जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स में चेंज होता है, कुछ बैक्टीरिया चेंज करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया फिर से उसको जो है नाइट्रोजन की फॉर्म में ऊपर रिलीज कर देते हैं। तो दिस इज अ साइकिल गोज ऑन, दिस इज अ नाइट्रोजन साइकिल, कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में जो है आप 9th क्लास में भी पढ़ेंगे, इतना 8th लेवल पे आप इतना ही जानिए। सो आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।